नमस्कार सभी को। मैं सरोज नैनीवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। छात्राओं, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि विकास का समाजशास्त्र क्या है और उसकी विशेषताएं के माध्यम से हमने उसे समझने का प्रयास किया था। तो विकास का समाजशास्त्र जो है वो एक अध्ययन की एक नवीन शाखा है, समाजशास्त्र की ही एक शाखा है और जिसकी उत्पत्ति जो थी वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और उपनिवेशवादी शासन से जो स्वतंत्र हुए थे नवोदित राष्ट्र, उन राष्ट्रों के विकास और उनसे संबंधित बहुत सारे जो उनके विकास से संबंधित जो मुद्दे थे और जो उनकी जो समस्याएं थी, उन समस्याएं और उनके समाधान से संबंधित जिस विषय की उत्पत्ति हुई, जिस शाखा की उत्पत्ति हुई, उसे हमने नाम दिया था कि वो विकास का समाजशास्त्र है। या हम यूँ कह सकते हैं कि विकास से संबंधित जो समस्याएं थी, उन समस्याओं और उनके कारणों एवं प्रभावों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करना ही विकास का समाजशास्त्र है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो विकास है उसके 3 मॉडल कौन कौन से हैं। तो विकास के जो हैं वो 3 मॉडल हैं या 3 प्रारूप हैं, जिसमें पहला जो मॉडल है वो है पूंजीपति विकास का मॉडल, यानी वो मॉडल जो कि विकास से संबंधित, वो मॉडल जो कि विकसित देशों से संबंधित है, जो साधन संपन्न देश हैं, जो पूंजीपति जो देश हैं, जो विकसित देश हैं, उन देशों से संबंधित मॉडल, और उसको नाम दिया गया है पूंजीपति विकास का मॉडल। दूसरा मॉडल है विकास का समाजशास्त्रीय मॉडल या विकास का समाजशास्त्रीय प्रारूप। विकास का यह जो प्रारूप है, यानी समाजशास्त्रीय जो मॉडल है, जो प्रारूप है, वो विकासशील देशों से संबंधित हैं। जो देश विकास की राह पे अग्रसर हैं, उन देशों से संबंधित, उन देशों ने अपने विकास के लिए वहाँ पर जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए कौन से मॉडल अपनाया है, उस मॉडल का नाम है विकास का समाजशास्त्रीय मॉडल। तीसरा मॉडल हम इसके अंतर्गत ले सकते हैं जो थर्ड वर्ल्ड है उससे संबंधित मॉडल, यानी जो बहुत ही गरीब देश हैं, है ना, जो जिसके अपन कहते हैं कि वो तीसरी दुनिया, जिसको हम कहते हैं तीसरा विश्व, तीसरी दुनिया, उन देशों और उनसे उनके जो समस्याएं हैं वहाँ पर, उन समस्याओं के समाधान को खोजने के फलस्वरूप जो मॉडल उन्होंने काम में लिया है अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, उसको नाम दिया है थर्ड वर्ल्ड से संबंधित मॉडल। जो देश यूरोप व पश्चिमी देशों के अधीन रहें अथवा उनसे संबंधित रहें, उनसे संबंधित मॉडल। इन विकास के इन 3 प्रारूप के अलावा जब हम भारत के विकास के मॉडल की बात करते हैं, यानी हम जब ये बात करते हैं कि भारत ने अपने विकास के लिए इनमें से ये जो 3 मॉडल जिनकी हमने चर्चा की है, पूंजीपति विकास का मॉडल, विकास का समाजशास्त्रीय मॉडल और थर्ड वर्ल्ड से संबंधित मॉडल, तो इनमें से भारत ने कौन से मॉडल या कौन से प्रारूप को अपनाया है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि भारत में किसी एक मॉडल को नहीं अपनाया हमने क्या किया, भारत में क्या किया है कि मिक्स्ड इकोनॉमी का प्रारूप अपनाया गया है ना, मिली जुली जो है ना, मिला जुला प्रारूप। विकास के लिए भारत ने मिला जुला प्रारूप, ऊपर जो तीनों मॉडल थे उनको मिला करके और उनका मिला जुला प्रारूप अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत भारत के समुचित विकास हेतु विभिन्न स्रोत या साधन, इसके अंतर्गत कि मिक्स्ड इकोनॉमी का प्रारूप अपनाया गया है, तो इसके अंतर्गत विकास हेतु जो विभिन्न स्रोत या साधन हैं विकास के लिए, उन साधनों को भी उत्पन्न किया जाएगा इसके अंतर्गत, तथा इनका, यानी ये जो संसाधन है, इनका वितरण जो है वो भी बराबर किया जाएगा। तो भारत में विकास का मिक्स्ड इकोनॉमी प्रारूप अपनाया गया है। इसके अंतर्गत फिर हम सिद्धांतों की बात करते हैं कि विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं। इसमें सबसे पहला जो सिद्धांत हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं निर्भरता का प्रारूप या डिपेंडेंसी थ्योरी। तो ये जो निर्भरता का प्रारूप है, यह विकास के समाजशास्त्र में निर्भरता का संबंध एक ऐसी दशा से है जिसके अंतर्गत कम विकसित गरीब देश
और विकासशील देश अपने विकास हेतु विकसित देशों, जो विकसित देश है, जो पूंजीपति देश हैं, विकसित देशों के ऊपर निर्भर होने लगते हैं। यानी विकसित देश कौन से, कि जो कि अपने औद्योगिकी राजनीतिक रूप में बहुत उच्च स्तर तक पहुंच गए हैं, तो उन देशों के प्रारूपों के ऊपर हम निर्भर होने लगते हैं और विकसित देशों की दीर्घकालिक आर्थिक एवं राजनीतिक हितों को पूरा करते हैं। विकसित देशों द्वारा उनका शोषण किया जाता है। यानी इसमें हम ये बात करते हैं कि ये जो विकास का समाजशास्त्र की जो निर्भरता थ्योरी है, वो एक ऐसी दशा है जिसके अंतर्गत गरीब देश या अल्प विकसित देश या कम विकसित देश जो हैं, वो विकसित देशों के ऊपर निर्भर, चाहे आर्थिक रूप में हो, चाहे राजनीतिक रूप में हो, चाहे तकनीकी के रूप में हो, चाहे प्रौद्योगिकी के रूप में हो, तो इनके ऊपर निर्भर होने लगते हैं। और विकसित देश जो होते हैं वो वास्तव में क्या करते हैं, सहायता तो उनको देते हैं, है ना, तकनीकी के रूप में, प्रौद्योगिकी के रूप में, पूंजी के रूप में। उन जो अल्प विकसित या जो गरीब देश है उनकी सहायता तो करते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि वो जो विकसित देश हैं, वो ये जो अल्प विकसित और गरीब देश हैं, इनका वास्तव में शोषण किया जाता है। मतलब वो सहायता तो करते हैं, लेकिन सहायता के बदले में वो इन देशों का, है ना, ये जो गरीब देश हैं, इन देशों का शोषण करते हैं। यानी ये जो गरीब देश, ये जो अल्प विकसित और जो गरीब देश है ना, इन देशों के संसाधनों पर ये जो विकसित देश है, विकसित राष्ट्र है, वो जीवित हैं। और ये जो विकसित राष्ट्र हैं, ये जो गरीब देश है, जो अल्प विकसित देश है, उन देशों के जो संसाधन हैं उनके दोहन पर, है ना, जोर देते हैं। और जो अपने जो संसाधन हैं, अपनी जो इनके संसाधन हैं, उनको वो सुरक्षित रखे हुए हैं। तो ये जो थ्योरी है, इसी का नाम है निर्भरता थ्योरी की। गरीब देश या अल्प विकसित देश या कम विकसित देश है, वो जो विकसित देश हैं या जो पूंजीपति देश हैं, उनके ऊपर निर्भर है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, है ना, नई नई तकनीकी के लिए, प्रौद्योगिकी के लिए। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि जो विकसित देश हैं वो अपने संसाधनों को सुरक्षित रख करके, यार इन जो ये कम जो देश हैं, है ना, अल्प विकसित जो देश हैं, इनका दोहन करते हैं बहुत ही खतरे के निशान तक, और इनके संसाधनों के ऊपर ही जीवित रहते हैं। इसीलिए इस थ्योरी का नाम दिया गया है निर्भरता थ्योरी या निर्भरता का प्रारूप। तो इनमें से हम सबसे पहला जो नाम लेते हैं वो लेते हैं आंद्रे फेक, है ना, ये समाजशास्त्री हुए हैं। उन्होंने निर्भरता का सिद्धांत, जो डिपेंडेंसी थ्योरी है, वो दिया है इन्होंने। और इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम लिखा है विश्व व्यवस्था का सिद्धांत, यानी आंद्रे फेक। और उनका सिद्धांत कौन सा हुआ, विश्व व्यवस्था का सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत है, कौन सा, विश्व व्यवस्था का सिद्धांत, जो कि आंद्रे फेक द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत उन दिशाओं का उल्लेख करता है जिसमें विकसित देश अल्प विकसित देशों पर प्रभुत्व जमाकर निरंतर उनका शोषण करते हैं। इसमें जो एक केंद्र और परिधि का एक उदाहरण देकर के उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि केंद्र के अंदर क्या होता है। एक कोई भी हमने सर्किल बना लिया, सर्किल के केंद्र जो हुआ, केंद्र क्या हुआ, विकसित राष्ट्र। केंद्र को उन्होंने माना विकसित राष्ट्र, और इस केंद्र की परिधि के ऊपर उन्होंने रखे अल्प विकसित या विकासशील या फिर गरीब देश। तो केंद्र में जो विकसित राष्ट्र हैं उनकी विशेषता उन्होंने बताई है कि ये जो विकसित राष्ट्र होते हैं, जो कि किसी भी केंद्र में होते हैं, वो वहाँ की उच्च तकनीकी और प्रौद्योगिकी होती है। वहाँ पर तकनीकी और प्रौद्योगिकी का जो स्तर होता है वो बहुत ही उच्च होता है। दूसरी उन राष्ट्रों की विशेषता वो बताते हैं कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय बहुत अधिक होती है कम विकसित और अल्प विकसित और गरीब देशों की तुलना में। अगली विशेषता वो बताते हैं कि ये जो विकसित राष्ट्र हैं, इन विकसित राष्ट्र जो हैं, वहाँ का जो सामाजिक जीवन का जो स्तर होता है वो बहुत ही उच्च होता है कम विकसित राष्ट्र या देश है उनकी तुलना में। और परिधि की बात करते हैं, केंद्र के अंदर विकसित राष्ट्र होते हैं और परिधि के ऊपर कहते हैं, वो आंद्रे फेक कहते हैं कि यहाँ परिधि के ऊपर अल्प विकसित या फिर विकसित राष्ट्र होते हैं, है ना, अल्प विकसित या फिर विकासशील राष्ट्र होते हैं या फिर गरीब राष्ट्र होते हैं। तो ये जो अल्प विकसित और विकासशील और जो गरीब राष्ट्र है, इनकी विशेषता बताते हुए आंद्रे फेक कहते हैं कि यहाँ की जो विशेषता होती है कि निम्न तकनीकी, यानी यहाँ की जो तकनीकी और प्रौद्योगिकी का जो स्तर होता है वो बहुत ही निम्न होता है
है ना। विकसित राष्ट्रों का तो बहुत अच्छा होता है तकनीकी का और प्रौद्योगिकी का स्तर, लेकिन जो अल्प विकसित और विकासशील राष्ट्र होते हैं इनके तकनीकी और प्रौद्योगिकी का जो स्तर होता है वो बहुत ही निम्न होता है। दूसरी विशेषता वो बताते हैं कि यहाँ की जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं या जो विकासशील राष्ट्र हैं, इनकी जो राष्ट्रीय आय है वो राष्ट्रीय आय भी कम होती है। तीसरी विशेषता की वो बात करते हैं कि ये जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं या विकासशील राष्ट्र हैं, यहाँ पर जो सामाजिक जीवन स्तर होता है वो बहुत ही निम्न होता है। दोनों की विशेषता ही बताती। फिर वो कहते हैं कि ये जो विकसित राष्ट्र है ना, ये अल्प विकसित और गरीब देशों के संसाधनों पर तो जीवित है ना। उन्हीं के जो गरीब देश हैं या जो अल्प विकसित है उनके संसाधनों पर तो जीवित हैं और अपने जो संसाधन हैं उनको ये सुरक्षित रखे हुए हैं, है ना। और दिखाते क्या हैं कि भाई हम इन देशों की सहायता कर रहे हैं। तो ऐसे क्या होता है कि धीरे धीरे जो होते हैं ना, जो अल्प विकसित और गरीब जो राष्ट्र होते हैं वो इन विकसित राष्ट्र के ऊपर हर चीज़ के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। आंद्रे फेक आगे अपने सिद्धांत को बताते हुए कहते हैं कि केंद्र और परिधि के बीच, केंद्र के अंदर कौन है? विकसित राष्ट्र, और परिधि क्या है? अल्प विकसित विकासशील या फिर गरीब राष्ट्र या गरीब देश। तो केंद्र और परिधि के बीच होने वाले असमान आर्थिक संबंधों के कारण शोषण होता है ना, जिसके फलस्वरूप कमजोर देशों का आर्थिक लाभ जो होता है वो कहाँ चला जाता है? विकसित देशों की तरफ। विकसित देशों की तरफ वो आर्थिक लाभ चला जाता है। विकसित राष्ट्र प्रौद्योगिकी व तकनीकी विकासशील देशों को प्रदान तो करते हैं परंतु उनका शोषण भी करते हैं, उन्हीं के संसाधनों पर जीवित रहते हैं और अपने संसाधनों को सुरक्षित रखे हुए होते हैं। इस सिद्धांत के माध्यम से आंद्रे फेक ने उन दशाओं का उल्लेख किया है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण का जन्म होता है। फिर आगे जो है वो आंद्रे फेक हैं, जो उन्होंने ये जो निर्भरता थ्योरी है इसके अंतर्गत ये कि ये शोषण जो करते हैं विकसित राष्ट्र अल्प विकसित राष्ट्रों का या गरीब राष्ट्रों का शोषण करते हैं, इस शोषण से बचा जा सकता है और उसके उपाय भी वो बताते हैं। तो शोषण से बचाव के उपाय बताते हुए आंद्रे फेक कहते हैं कि शोषण से बचने हेतु ये जो अल्प विकसित राष्ट्र है या विकासशील या गरीब राष्ट्र है, गरीब देश है, इनको आत्मनिर्भर बनने का सुझाव देते हैं कि इनको आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और आत्मनिर्भर का सुझाव देते हैं कि विकासशील राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन करना आरंभ करे, है ना, कि आत्मनिर्भर बने और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो उत्पादन है वो उत्पादन करना आरंभ करे, तो उनकी विकसित देशों के ऊपर निर्भरता कम हो सकती है और इस शोषण से इन देशों को निजात मिल सकती है। लेकिन आगे आंद्रे फेक जो हैं वो बाधाओं की भी चर्चा करते हैं कि उन्होंने बताया कि जो विकसित जो देश हैं जो कि शोषण करते हैं तकनीकी देने के बहाने या प्रौद्योगिकी देने के बहाने या मानव श्रम और पूंजी देने के बहाने, तो ये जो प्रलोभन देते हैं, तो इससे बचने का जो उन्होंने उपाय बताया कि भाई आत्मनिर्भर बनके और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही उत्पादन करें तो वो शोषण से बच सकते हैं। तो आंद्रे फेक आगे कहते हैं कि लेकिन इसमें बाधाएं भी आती हैं। अगर अल्प विकसित और विकासशील देश राष्ट्र ऐसा करना प्रारंभ करते हैं, अगर आत्मनिर्भरता की राह में आगे बढ़ते हैं, तो उनके सामने कई बाधाएं आती है। इसी में कुछ बाधाओं का जिक्र करते हुए आंद्रे फेक कहते हैं कि आंद्रे फेक के अनुसार विकसित देशों द्वारा अल्प विकसित देशों के शासन वर्ग, उद्यमियों, उच्च नौकरशाहों और श्रमिक संघ के जो नेता हैं, उन नेताओं पर विभिन्न आर्थिक प्रलोभनों अथवा पुरस्कार देने के बहाने, है ना, कई सारे पुरस्कार देते हैं, तो पुरस्कार के माध्यम से प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश भी की जाती है। जिससे क्या होता है कि जिससे ये जो है ना, जैसे वहाँ का जो शासक वर्ग है या फिर है ना उद्यमी है या उच्च जो नौकरशाह है या श्रमिक संघ के नेता जो हैं, उनका रुझान जो है, इनको प्रलोभन दिया जाता है, लालच दिया जाता है ना, लोभ दिया जाता है इनको कि भाई आपको है ना ये अवार्ड दिए जाएंगे या फिर कुछ राशि के माध्यम से आपको पुरस्कृत किया जाएगा। तो इससे क्या होता है कि इन लोगों का रुझान विकसित देशों की नीतियों में बना रहता है और विकसित राष्ट्र तो चाहते भी यही हैं। तो इस प्रकार विकास की परिधि का केंद्र विकसित देश होने के कारण ही अल्प विकसित देश उन पर निर्भर होने लगते हैं।
अगले वीडियो में हम बात करेंगे विकास के उद्विकासीय प्रारूप की। धन्यवाद।